देखिएगा कल हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण अर्थात नाइट्रोजन को वायुमंडल में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस तरह से स्थिर रखते हैं इसके बारे में बता दिया था। अब देखिएगा आगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया और नीले हरस शैवाल, ये दो प्रमुख सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिएगा पर्यावरण का शुद्धिकरण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली भूजो और दूसरे विद्यार्थियों ने घर व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्रित करके उनका निपटान करने के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उनके इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और भूजा जानना चाहते हैं कि यह किस प्रकार हो सकता है। पहेली और भूजो है, उसने माली की क्रियाकलापों को देखा, अपने विद्यालय का जो माली था उसकी क्रियाकलापों को देख करके उन्होंने देखा कि जो सड़े गले जो जैविक पदार्थ थे, जीवों से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ थे, उनको यदि गड्ढे में डाला जाए और उनको सड़ाया जाए तो सड़ते किससे हैं, वो सूक्ष्म जीवों के कारण, जिससे क्या हुआ, प्राप्त खाद क्रियाकलाप। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर लीजिए और उन्हें ए और बी से चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतल व प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उनमें एक और रख दीजिए और 3-4 सप्ताह बाद इसका परीक्षण कीजिए। क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? यदि हाँ तो क्या अंतर परिलक्षित होता है, यानी क्या अंतर दिखाई देता है? आप देखेंगे कि गमला ए के पादप, यानी उन दोनों में, गमले में, भाई देखो गमलों में पादप तो होगा ही, तो उनमें एक में तो अपन खाद डाल देंगे जो मिट्टी से प्राप्त हुई है सड़ी गली, और एक में पॉलीथीन एवं दूसरे कचरे को डाल देंगे। तो गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो जाता है। यह कैसे हुआ? सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में अनेक पोषक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव इन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्या आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए व पादप में कभी कभी सड़ते हुए जंतु के रूप में देखते हैं? आप देखते हैं कि कुछ समय बाद यह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पादपों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। यानी जो हमारा अपशिष्ट है, चाहे सजीवों का अपशिष्ट हो चाहे अन्य जीवों का, एवं साथ में ही यदि ऐसे अपशिष्टों को हम सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर लें और अपघटित करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपघटित करने के बाद हम उससे खाद प्राप्त कर सकते हैं। और खाद प्राप्त करके उन्हें पादपों का उनका विकास कर सकते हैं। अब देखिएगा, और पर्यावरण को क्या बना सकते हैं, सुगंध युक्त और शुद्धिकरण उस पर्यावरण का कर सकते हैं। अब देखिएगा हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब तक हमने जो पढ़े थे वो सब हमने इस प्रकार से पढ़े थे कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे किस तरह से मित्र हैं, अर्थात वो हमारे लिए लाभदायक किस तरह से हैं। अब हम जानेंगे हानिकारक किस प्रकार से हैं। तो देखिएगा, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। यह कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य और जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं तथा रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवाणु को रोगाणु तथा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए जानें। तो ये मनुष्यों को बहुत परेशानियां उत्पन्न करते हैं और साथ में ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये सजीवों के लिए रोग दे देते हैं, फसलों के लिए रोग दे देते हैं, चमड़े की वस्तुओं को दूषित या संदूषित कर देते हैं। आइए किस तरह से ये इनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब देखिएगा, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव, जो ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य को रोग उत्पन्न कर रहे हैं वो कौन से सूक्ष्म जीव हैं। तो देखिएगा,
मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेय जल व भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स एवं 6 रोग। जब जुखाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, जिसे विषाणु बोला जाता है, भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होता है, क्योंकि जो विषाणु होता है या फिर सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायुमंडल में उड़ करके वायु में तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके और रोगों का संचरण करते हैं। अब देखिएगा आप आगे जो बूझो है वो क्या कह रहा है। तब आप संचरणीय रोगों का फैलाव किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो देखिएगा जो पहली है वो क्या कह रही है, हमें छींकते समय अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। यानी यदि कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम से संक्रमित है तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, जिससे कि जो आने वाला जो वायरस है वो हमारे नाक तक एवं मुंह तक संपर्क में ना आए। कुछ कीटों एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहकों का कार्य करते हैं। यानी रोग जो वाहक होते हैं, रोग वाहक जो होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनको क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जैसे घरेलू मक्खी एक इसका उदाहरण है। घरेलू मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाती हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का स्थानांतरण संभव है। तो जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा तो उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढककर रखें। बिना ढके हुए भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनीफिलीज, यह एक मच्छर का नाम है। मादा एनीफिलीज मच्छर, इसका एक अन्य उदाहरण है। मादा जो मच्छर होता है ये प्लाज्मोडियम का वाहक है, अर्थात ये प्लाज्मोडियम को क्या रखता है, साथ में ले जाता है। और यह मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। जो ये मादा एडिस है वह भी एक रोग वाहक का उदाहरण है। जिस तरह से तो देखिएगा मक्खी है, मच्छर हैं और मादा एडिस मच्छर है, वह डेंगू के वायरस का वाहक है, अर्थात ये जो डेंगू जो वायरस करता है उसका रोग वाहक है। अतः हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो मलेरिया है और डेंगू का नियंत्रण है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि हम रोग वाहकों को, जो रोगों के सूक्ष्म जीवों को उठा करके हम तक लाते हैं, यदि उनको नष्ट कर दें तो इसको रोका जा सकता है। तो देखिएगा अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। तो जो पहेली है वो सोच रही है कि अध्यापक ऐसा क्यों कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहते हैं, देखिएगा सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। सभी मच्छर जो होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, जल में। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित ना होने दीजिए। अतः अपने आसपास के स्थान को स्वच्छ रखें। शुष्क रखकर हम मच्छरों के पैदा होने को रोक सकते हैं। इनके उपाय को सूची बनाने का प्रयास कीजिए, जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। तो देखिएगा इन सभी रोगों को फैलने के जो वाहक हैं वो क्या हैं, मच्छर हैं। और यदि मच्छर जो होते हैं ये रोगजनक हैं उनका स्थानांतरण करते हैं और रोगजनकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला रहे हैं। यदि हम, और ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, पानी से उत्पन्न होते हैं। और पानी से उत्पन्न होते हैं तो इस तरह से जो पानी है, यदि हम पानी को पास में नहीं रखेंगे या फिर हम सूखा रखेंगे तो मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे और रोग कारक भी उत्पन्न नहीं होंगे। अब देखिएगा आगे, इस तरह से हम मलेरिया है जो होने वाले जो रोग हैं इनको दूर कर सकते हैं। अब देखिएगा एक सारणी दी हुई है जिसमें क्या दिखाया है, 6 रोग, जैसे टीबी बोलते हैं
यह जीवाणु द्वारा होता है, वायु से फैलती है। खसरा है, यह वायरस द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है। और इसके जो बचाव के उपाय हैं वो कौन कौन से हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की व्यक्तिगत जो वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। और देखिएगा इसी तरह से चिकन पॉक्स जो भी वायरस से होता है और वायु और सीधे संपर्क से होता है, और जो चिकन पॉक्स होता है ना, इसे छोटी माता बोला जाता है। पोलियो है, ये वायरस से होता है, ये वायु और जल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस प्रकार के जो वो हैं रोग हैं, इनकी बचाव के उपाय ये हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए और रोगी की जो व्यक्तिगत वस्तुएं उनको भी अलग से रखना चाहिए, और साथ में ही उसका उचित समय पर चिकित्सक की सहायता से उनकी इलाज का पूरा प्रयास करते हुए और टीकाकरण के। इसी तरह से हैजा और टाइफाइड वो जीवाणु से हैं, ये जल एवं भोजन से होते हैं। तो इसके लिए जो उपाय है वो है व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भलीभांति पके हुए भोजन को उबलता पेयजल एवं टीकाकरण करना चाहिए। अब देखिएगा इसी तरह से हेपेटाइटिस ए ये वायरस द्वारा होता है और यह जल इसका फैलने का कारण है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए। मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से होता है और साथ में यह मच्छर द्वारा होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करके मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशकों का छिड़काव कर मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित न रहने देना चाहिए। अर्थात मच्छरों का जो मच्छर होते हैं वो रोगवाहक होते हैं, और रोगवाहकों को हम तभी रोक सकते हैं, रोगवाहकों को हम यदि उत्पन्न ना होने दें तो ये रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अर्थात जो इसके रोगजनक होते हैं उनको हम तक नहीं ला पाएंगे, और इस तरह से हम इस प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। अब देखिएगा आगे, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दिए हुए हैं। देखिएगा, जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं वो कौन कौन से रोग उत्पन्न कर सकते हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक ही नहीं, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो कि एंथ्रेसिस रोग का कारक है। तो जो जीवाणु हैं वो अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, और अब आगे देखिएगा, हाँ जी, उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेसिस मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है, और गायों में या जानवरों में इससे खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है, जिसे हम खुरपका एवं मुंह पका रोग भी कहते हैं। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, अब हम जो पढ़ेंगे, जो पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। तो देखिएगा, अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, सेब, संतरा इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं, और रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का उपयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो देखिएगा, जैसे नींबू में कैंकर नामक रोग होता है। नींबू कैंकर में जो नींबू होता है उसके फल पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, यह जीवाणु द्वारा होता है और उसकी संचरण का तरीका वायु है। गेहूं में रस्ट कवक द्वारा, अर्थात तो गेहूं जो होता है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गेहूं में जो होता है वो घुन लग जाता है, यह कवक द्वारा होता है, और वायु और बीज संचरण का तरीका है। और भिंडी की फीत, इसमें वायरस से होता है, और ये कीट इसका संचरण करते हैं। अब देखिएगा, विभिन्न खाद्य विषाक्तन का मतलब यह है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो विषैले हो जाते हैं, अर्थात जो खाद्य पदार्थ सूक्ष्मजीवों के कारण विषैले हो जाते हैं, जिनसे बहुत नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, बूझों के एक मित्र ने एक पार्टी में आमंत्रित किया, वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए, और घर आने पर उसे बमन या उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, और डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तता के कारण स्थिति ऐसी, यानी यह खाद्य विषाक्तता के कारण होने वाली स्थिति है। पहेली को आश्चर्य है कि भोजन विष कैसे बन सकता है। तो देखिएगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकते हैं। खाद्य जो पदार्थ हैं वो विषैले हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिनके
सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब देखिएगा खाद्य परिरक्षण, यानी भोजन को संदूषित होने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो देखिएगा अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी भोजन को सुरक्षित किस प्रकार से रख सकते हैं। परिरक्षण का मतलब है भोजन को सुरक्षित रखना। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थानों पर रखी ब्रेड कवक आक्रमण कर देते हैं और सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन को संदूषित एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि सड़ गए, परंतु वह जानना चाहती है कि उसकी दादी द्वारा बनाए गए आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए खाद्य परिरक्षण के कुछ अन्य उदाहरणों के बारे में जाने। तो उसने देखा कि जो आम लाई थी वो तो सड़ गए थे, लेकिन आमों से बनने वाला जो अचार है वह आज भी सुरक्षित है, जो कि दादी के द्वारा बनाया गया था। तो वह सोच रही है। अब देखिएगा सामान्य तरीकों का अध्ययन करके जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं, जिनसे हम खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए, यानी कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला है रासायनिक उपाय, यानी रसायनों के द्वारा खाद्य को परिरक्षण किया जाता है। जैसे देखिएगा नमक खाद्य तेल का उपयोग करके सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से काम में किया जाता है। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक का मतलब है कि जो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी भी खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाते हैं, परिरक्षण करते हैं, उन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइल सल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं, ये रासायनिक हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटावाइल सल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। जैम स्क्वायर बनाने वाले इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो अब इस तरह से हम एक एक जो रसायन पदार्थ होते हैं उनसे खाद्य परिरक्षण किस तरह से किया जाता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे नमक द्वारा, यानी नमक द्वारा खाद्य पदार्थों को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सामान्य नमक का उपयोग मांस व मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय अरसे से किया जा रहा है। जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, तो नमक द्वारा आप समझ गए कि बहुत प्रकार का जो मांस होता है उसका परिरक्षण किया जाता है। अब देखिएगा चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम, जेली एवं स्क्वाब का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है और चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषित होने वाले जीवाणुओं को वृद्धि करने से रोकती है। जो चीनी होती है वो क्या करती है, जो चीनी है वो खाद्य पदार्थों में जो नमी आती है उसमें क्या कर देती है, कमी। और जब नमी ही नहीं होती है तो ज़्यादातर जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि उनके लिए अनुकूल जब परिस्थितियाँ मिलती हैं तब होती हैं। और अनुकूल परिस्थितियों में नमी होना, किसी भी जगह पर नमी होना या गीलापन होना सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण कारक होता है, अर्थात अत्यधिक वृद्धि करते हैं नमी वाले स्थान पर। यही कारण होता है कि वर्षा ऋतुओं में एवं जहाँ पर नमी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खाद्य पदार्थ जल्दी सड़ते हैं। अब देखिएगा तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग करके अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछलियां एवं मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। तो तेल एवं सिरका, हम जानते हैं कि जो अचार होता है, अचार में हमारे द्वारा तेल डाला जाता है, क्योंकि जो तेल होता है वो सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होने देता है। आपने देखा होगा कि यदि अचार होता है उसमें यदि तेल कम हो जाता है तो उसमें फफूंद लग जाती है, क्योंकि जहाँ पर तेल नहीं हो पाता है वहाँ सूक्ष्म जीव वृद्धि करके कवक होती है वह वृद्धि कर लेती है। गर्म एवं ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा दूध को
आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से उस अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जो उसमें स्थित सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिएगा आगे। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्म जीवों में वृद्धि नहीं होती है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत एवं पाश्चुरीकरण क्या है। तो पाश्चुरीकृत है, अर्थात जो पाश्चुरीकरण है वो क्या है वो हम जानेंगे। तो देखिएगा, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी जो दूध होता है उसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। 15 से 30 सेकंड के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से इसमें जो 15 से 30 सेकंड की जगह इस स्थान पर मिनट आएगा, क्योंकि सेकंड में पाश्चुरीकृत नहीं हो सकता। कोई भी जो दूध है वो 15 से 30 सेकंड में गर्म करने से पाश्चुरीकृत नहीं हो सकता। इसका जो 15 से 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण, लुई पाश्चर जो इसका पूरा नाम था ना, वो लुई पाश्चर था। इसलिए इस क्रिया को आज भी क्या कहते हैं, इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिन्हें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। तो देखिएगा, भंडारण एवं पैकिंग जिस प्रकार से, यदि किसी भी दूध को जब पैकेटों में पैक किया जाता है तो उसमें वायु नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि जो वायु होती है वह भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक घटक है एक प्रकार से, यानी वायु की उपस्थिति में ही सूक्ष्म जीव वृद्धि कर सकते हैं। और जब किसी भी पैकिंग में वायु होगी ही नहीं तो उसमें सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रोकी जा सकती है। अब देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 एवं 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे या दलहन व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। संस्मरण यानी याद कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीवता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। कभी कभी जो तड़ित, जो कि बिजली चमकती है, उसके द्वारा भी क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। तो देखिएगा किस तरह से नाइट्रोजन चक्र, यानी नाइट्रोजन चक्र को हम जानेंगे किस तरह से। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित व न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन्स जो हैं विटामिन्स में उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, और ये सीधे ही नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद ही मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। इनका जो मनुष्यों के द्वारा जो वो है, मनुष्य है या फिर जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो जीवाणु होते हैं, जैसे जीव यदि कोई जानवर मर जाता है तो वह उसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन कर दिया जाता है और उसे नाइट्रोजन अपशिष्ट में नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः अवशोषण या पुनः उपयोग में ले ली जाती हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजनी गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। परिणामितः वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो स्थिर बनी रहती है। तो देखो, वह वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है
वो किस प्रकार से फिर से नाइट्रोजन में बदलती है। तो देखिएगा, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नील हरित द्वारा शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है और साथ में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अब देखिएगा किस तरह से। अब देखो, जीवाणुओं द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। और नाइट्रोजन यौगिक जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, और मिट्टी में उपस्थित जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं वो उनका क्या करते हैं, पौधे अवशोषण कर लेते हैं। और पौधों को कौन खा जाते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं। और जीव जंतुओं के उत्सर्जन या मृत्यु के बाद वो नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं वो मिट्टी में फिर से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिट्टी द्वारा फिर से जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को फिर से नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन जो चक्र है वो यथावत बना रहता है। मैं फिर से बता देता हूँ, वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो कि तड़ित गैसों, तड़ित या फिर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो तड़ित झंझावात होती है उसके द्वारा उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, अर्थात नाइट्रोजन है वह नाइट्रोजन यौगिकों में बदल जाती है। या फिर वायुमंडल में स्थित नील हरित शैवाल एवं जीवाणुओं द्वारा वह बदल यौगिकों में बदल जाती है। और यौगिक को जो बदलते हैं, नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं उनका वो मिट्टी में मिलने से, जो मिट्टी है, मिट्टी में नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनका उपयोग पौधों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और जो पौधे होते हैं उनको जीव जंतुओं द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। और जीव जंतुओं के उत्सर्जन एवं मृत्यु के बाद फिर से जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी द्वारा फिर से सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये जो वो होते हैं, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो गैस, जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं उनसे फिर से गैस में बदल दिए जाते हैं। अब देखिएगा आप आगे, इस तरह से हमारा जो पाठ है उसमें अब प्रमुख शब्द आते हैं। शैवाल है, जो शैवाल हैं हम ये कह सकते हैं कि शैवाल है वो एक प्रकार से सूक्ष्म जीव हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कदों भी बोल सकते हैं, प्रतिजैविक हैं। इस तरह से ये प्रमुख शब्द हैं। किण्वन क्रिया है, ये मैंने आपके लिए बताया है। कवक है, ये सूक्ष्म जीव का प्रकार है। इलेक्ट्रोलिसिवस है, ऐसा सूक्ष्म जीव दूध को दही में बदलते हैं। अब देखिएगा आगे, इस तरह से हमारे जो पाठ में आपने क्या सीखा के बिंदु हैं, ये जो बिंदु हैं ये हमारे स्टार हो गए। अब आप देखिएगा आगे क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जाता है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अब देखिएगा, नीले हरे शैवाल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन। एल्कोहल का उत्पादन किण्वन जी, एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो, तो देखिएगा जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम फिर से देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी, इसमें पहले में आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा है नीले हरे शैवाल वायुमंडल से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, तो नाइट्रोजन का। किसका स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव द्वारा किया जा सकता है, तो एल्कोहल जो होती है उसका किण्वन क्रिया के द्वारा ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव, कौन सा सूक्ष्म जीव, ईस्ट। तो आपके समझ में आया होगा, ईस्ट। हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है, जो हैजा है वो जीवाणु के द्वारा होता है। जो हैजा होता है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। अब देखिएगा आगे, सही शब्द के आगे निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन के लिए किया जाता है, एल्कोहल के लिए। अब देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक है एक प्रकार से। तो देखिएगा जो एंटीबायोटिक है वो छांटना है आपको। एंटीबायोटिक हम छांटेंगे, पहला प्रश्न हो गया था। अब देखिएगा दूसरे, फिर से सही शब्द के आगे निशान लगाइए। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है, तो एल्कोहल के में। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, तो स्ट्रोपिटोमाइसिन, जो ये आपका दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ये क्या है, प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक है, परजीवी मलेरिया का वाहक है, तो मादा एनीफिलीज मच्छर जो होता है वो क्या होता है, मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा मुख्य कारक संचरणीय रोग अर्थात फैलने वाले जो रोग हैं उनका सबसे पहला मुख्य कारक होता है घरेलू मक्खी। एक प्रकार से जो होती हैं वो संचरणीय रोगों को फैलाने का कार्य करती हैं। ब्रेड एवं इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, उष्णता, पीसना,
यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि और मारने के कारण। तो ये कारण होता है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। जो ब्रेड और इडली जो होती है वो फूल जाती है क्योंकि इसमें हम खमीर डालते हैं। जो खमीर होती है यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है भैया किण्वन क्रिया। मैंने आपको बताया था किण्वन क्रिया हमेशा अल्कोहल का निर्माण करती है। अब देखिएगा आगे, राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव, हाँ जी देखिएगा जीवाणु हैजा का कारक होता है। राइजोबियम नामक जो सूक्ष्म जीव है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। लैक्टोलिसिस दूध से दही का जमना। ईस्ट जो है ब्रेड की बेकिंग। एक प्रोटोजोआ, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो क्या है? देखिएगा विषाणु, ये एड्स का कारक है। और जो प्रोटोजोआ है यह एक प्रतिजैविक उत्पादित करता है, यानी जो वो है हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिजैविक उत्पादित करता है ये प्रोटोजोआ। तो फिर से बता देता हूँ मैं आपके लिए, जो जीवाणु है वो मलेरिया का कारक है। राइजोबियम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोलिसिस है दूध से दही का जमना है। यीस्ट जो है ये यीस्ट जो होता है एक प्रकार से फफूंद है ये, और ये प्रतिजैविक उत्पन्न करती है। यीस्ट जो है ये प्रतिजैव उत्पादित करती है। और जो विषाणु है वो एड्स का कारक है। एक और आएगा इसमें, यहाँ पर इसकी 3 और 3 6 एक इसमें इसके स्थान पर जो खाली है वो आपको लिखना है। क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो देखिएगा प्रश्न है, उसका उत्तर है सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते। यदि उनको देखना है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते, और यदि उनको देखना है तो उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। वायुमंडल सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य वर्ग वैसे 5 होते हैं, लेकिन हमारी किताब में इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, देखिएगा अपन को जो पेज नंबर आगे का है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य जो वर्ग हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले हमने जब पाठ को पढ़ा था तो उनको 4 वर्गों में बांटा गया था सूक्ष्म जीवों को। तो देखिएगा पेज नंबर आपको निकालना है, देखिएगा पेज नंबर आपको निकालना है सभी 1, जिसमें क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्मजीवों को मुख्य वर्ग 4 भागों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। फिर से बता देता हूँ, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। पेज नंबर 1 पर यह लिखा हुआ है। वैसे 5वां जो प्रकार है वो विषाणु है, लेकिन विषाणु में सजीवों के गुण एवं निर्जीवों के दोनों के गुण होते हैं। यही कारण है कि उन्हें सूक्ष्म जीवों के वर्गों में नहीं रखा गया है, यानी सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी इसे कहा जाता है विषाणु को। अब देखिएगा अगला प्रश्न, तो आपके समझ में आया होगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये आपके सूक्ष्म जीवों के प्रकार हो गए। अब देखिएगा आगे, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब देखिएगा आगे, हमारे कवक होते हैं वो भी करते हैं। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखो। तो हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, बहुत उपयोगी हैं। जैसे लैक्टोलिसिस नामक सूक्ष्म जीव हमारे लिए दूध से दही बनाता है, और साथ में ही हमारी जो टूथपेस्ट होती है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, और साथ में टूथपेस्ट के निर्माण में, जलेबियाँ बनाने में खमीर, एवं साथ में जो घेवर होता है उसको बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है। टोस्ट बनाने में, इडली एवं डोसा बनाने के लिए जो भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो हम इस प्रकार से 10 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं। इस तरह से हमें 10 पंक्तियाँ लिखनी है, वो किस प्रकार से लाभदायक हैं। तो मैंने अभी फिर से बता देता हूँ, टूथपेस्ट के निर्माण में सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, दही के निर्माण में, और साथ में अनेक व्यंजन जैसे मिठाइयाँ बनाने में, इडली, डोसा एवं इस प्रकार से जो व्यंजन है या फिर खाद्य पदार्थ हैं उनको बनाने में सूक्ष्म जीव
हमारे लिए लाभदायक हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों को बताइए। तो देखिएगा, इससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, सजीवों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों का हम विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? प्रतिजैविक जो होते हैं, यह जो प्रतिजैविक है, यानी हम ये कह सकते हैं वे सूक्ष्म जीव जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि यानी हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। तो देखिएगा, कवक प्रजाति के ऐसे सूक्ष्म जीव जो अन्य जीवाणु प्रजाति के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। प्रतिजैविक लेते समय हमें अनेक सावधानियां रखनी चाहिए कि जो प्रतिजैविक होते हैं, जितने दिन का कोर्स होता है प्रतिजैविक दवाइयों का, एंटीबायोटिक का, उतने ही दिन लेनी चाहिए, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं करनी चाहिए। साथ में जितनी मात्रा में कहा जाता है उतनी ही मात्रा में लेनी चाहिए, वरना यदि हम अगर उनको संख्या में या फिर अत्यधिक मात्रा में ले लेते हैं तो बाद में जब रोग उत्पन्न होंगे तो जो एंटीबायोटिक होंगे, जब हमारे द्वारा फिर से एंटीबायोटिक लिए जाएंगे तो जो एंटीबायोटिक होंगे वो अच्छे से क्रिया नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपका नवा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजना ये आपको नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।